हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बच्चा लोग? तो उम्मीद कर रहा हूं बाकी के वन शॉट्स देख लिए होंगे। अब एक और चैप्टर जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, वो कौन सा है? वो है भाई हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट। और आज अपन करने वाले हैं एक कंप्लीट वन शॉट ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का। एग्जाम के लिए 8 से 12 मार्क्स का चैप्टर है। और सुनो बच्चे, साइज वाइज चाहिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन सुनो इसमें बकवास बहुत दी हुई है। अपने को एग्जाम के लिए हर चीज करने की जरूरत नहीं है, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपन अगर एग्जाम की बात करते हैं ना, तुम लोगों को इस चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। मतलब जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट में तोड़ना है आपका। पार्ट 1 जो होगा वो कंटेंट किस चीज का होगा, कहां से लेके कहां, कंटेंट कहां से लेके कहां तक का देखोगे? ऐसे 700 से लेके ऐसे 710। इसमें आपके जो एसेज है 700, 705, 706, 701 और 710। अब इनके अंदर भी अगर आपने ऑब्जर्व किया ना बेटा, ज्ञान है, यस है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है। तो बेटा इसकी प्रायोरिटी अगर मैं देखूं ना, ठीक है, जब आपको पढ़ना है, मैं तो अभी आपको सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। 3 पार्ट में अपन इस चैप्टर को बांटने वाले हैं, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। मतलब सर पार्ट 2 जो है वो है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, का आपका सेक्शन 143 यहां पे आपको दिया हुआ है, प्लस ऐसे जो है 600 यहां पे आपको दिया हुआ है, प्लस ऐसे 299। मेजर फोकस बेटा इस पे रखना। ऐसे 600 वो ब्रांच ऑडिट में यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर वाला जो चीज है वो, और ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट, इस पे ज्यादा फोकस रखना। बाकी चीज पे, ये वाली चीज तो आपने लॉ में भी कर ली होगी, तो वहां से ही हो जाएगा। डिटेल नहीं नहीं नहीं, इसको हम जो है इसको हम थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो सर जो पार्ट 3 है वो है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। इसका 2 पैरा है, आपको मेन तो पैरा 3 एंड पैरा 4 है, आपको मेन फोकस पैरा 3 पे रखना है, और इसको आपको रखना है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मतलब जब आप इस चैप्टर को उठाओ, वन शॉट में तो चलो एक साथ देख लो आप लोग, लेकिन एग्जाम के लिए जब आप इस चैप्टर को उठाओ ना, कोई भाई डाल देना ना कि पार्ट 1 कहां से, टाइमलाइन डाल देना ना। आप रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 3 कहां से। सबसे पहले बेटा बुरी तरीके से, गजब तरीके से आपको करना है कारो 2020। कारो 2020 के सारे क्लॉजेस, इंपॉर्टेंट बड़े वाले ही नहीं, सारे क्लॉजेस बेटा आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे 700 से 710 कर लो। इसमें जितना मैंने आपको बोला कॉपी में लिखवाया ना कंटेंट, उतना कर लो, बहुत है, उसमें से नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और लास्ट में क्योंकि क्योंकि ये वाली चीज हमें आती है, इस पे लिमिटेड क्वेश्चन जो कॉपी में, बस वो और मत करना। ये आपका चैप्टर देखने में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जब करने जाओगे ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे तरीके से हो जाएगा। तो मैं अपना गेम जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आईसीआई लेवल पे ही स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई आईसीआई ने चैप्टर स्टार्ट किया है ऐसे 700 वाली सीरीज से, 700, 705, 706, 701 और 710, इस तरीके से। अगर समझे कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, बेटा देखो ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उससे रिलेटेड क्या क्या एसेज है वो हमको देखना है। हमने इससे पहले एक चीज देख ली होगी, उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू कर लिया होगा। कंप्लीशन रिव्यू करने से हमें पता लग जाता है ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले, ऑडिट खत्म हो गई लेकिन ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले कुछ एसेज को देखना है। 560, 570, 580, 450, 260, 265, ये हम लोगों को करना है। इसके बाद अब आप कहां पहुंच गए? अब आप बिल्कुल पहुंच गए कि यार अब तो मैं आके ऑडिट रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं, तो उसके रिलेटेड क्या क्या एसेज है, उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज आ सकती है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे 700 आपको सिखाएगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 पार्ट में ये ऐसे बना हुआ है। पहला पार्ट आपको बताएगा कि ओपिनियन फॉर्म कैसे करते हैं, और फॉर्म कर लिया उसके बाद उस ओपिनियन को रिपोर्ट
जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कैसे किया जाता है। तो आप लोग को पता है, आप ऑडिट के प्रोसीजर लगाते हो, प्रोसीजर से आप एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो मिसस्टेटमेंट्स एज पर ऐसे 450 जो हमने चैप्टर 7 में किया था। जो जो गड़बड़ियां मिली मैनेजमेंट को दे दी कि जाओ ठीक करके लाओ, ठीक कर लिया, करेक्ट हो गए, अच्छी बात है। नहीं करेक्ट हो पाए, अपन चेक करते हैं इंडिविजुअली या एग्रीगेट, ये मटीरियलिटी लेवल के ऊपर जा रहे हैं क्या। हर एविडेंस को अपन कंक्लूड करते हैं और इस कंक्लूजन के आधार पर अपन अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग एन ओपिनियन तक यहां पे है। एक बार ओपिनियन फॉर्म हो गई, फॉर्म होने के बाद अपन ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। ये आप पूरा गेम यहां पे देखने वाले हो, ठीक है। यहां पे इवैल्यूएट जब मैं स्टेटमेंट करते हैं, ऑडिटर कंसिडर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटीज तो चेक करेगा ही करेगा कि क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या सही है, लेकिन वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी चेक कर रहा है ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जिसमें इंडिकेटर आपको मिलते हैं पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, जैसे सिलेक्टिव करेक्शन कर दिया मैनेजमेंट में स्टेटमेंट का। ये वाला पार्ट ऐसे 700 का आपको दिया हुआ है। जैसे ही आपने डिटेल्ड लेक्चर्स में से ऐसे 700 स्टार्ट किया, तो पहले तो आपने मतलब समझ लिया एग्जाम के लिए बकवास, लेकिन आपने ये चीज देखा, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, इवैल्यूएशन हम करते हैं। इवैल्यूएट जब हम करते हैं तो हम एफआरएफ के हिसाब से चीजें हैं या नहीं, ये तो चेक करते ही चेक करते हैं, साथ में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट बायस इन देयर जजमेंट, इनको देखते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा और बता दिया गया है आपको एग्जाम के लिए, अब रिवीजन केस में उनको छोड़ दो। लेकिन एक टॉपिक आएगा बेटा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। मैं देखता हूं मैं लेके आया होऊंगा तुम्हारे लिए, जी हां जी हां, मैं लेके आया हूं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जब आएगा तब के तब अपन देखते हैं। इससे पहले का एग्जाम के लिए है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिट में आप ओपिनियन किस तरीके का बनाओगे, मॉडिफाइड बनाओगे या अनमॉडिफाइड बनाओगे। अनमॉडिफाइड इज अ गुड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड कब बनेगी, जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगा। जब आपको क्या मिल जाएगा, रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस, जो कि एक हाई लेवल अश्योरेंस होती है, ये आपको मिल जाएगा जब आपको जो एविडेंसेस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मिले हैं। ये एक हाई लेवल अश्योरेंस है, बट ऑब्वियसली गारंटी नहीं है कि हम हमेशा गड़बड़ियां ढूंढ लेंगे, लेकिन एक हाई लेवल अश्योरेंस है, ठीक है। यहां पे एक चीज और देखना, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ यूजर। ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बनती, ये कंपनी वंपनी के लिए नहीं है, कंपनी के लिए तो अलग है, लेकिन ये जनरली आप सोल प्रोप्राइटर में भी लगा लो, आप पार्टनरशिप में भी लगा लो, एलएलपी में भी, कंपनी, ये जनरली कि इंटेंडेड यूजर्स के लिए क्या क्या चीजें उनको चाहिए होती है। दूसरा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इसमें आइडियली आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, इसमें एप्लीकेबल एफआरएफ जो कि एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, जैसे शेड्यूल 3 अपना कंपनीज एक्ट है, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि उसको तो फॉलो करना ही है, साथ में आपके हिसाब से और कुछ अच्छा आपने कर दिया, तो कंप्लायंस प्लस समथिंग बेटर इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यहां पे कंप्लायंस तो चाहिए चाहिए, रिक्वायर कंप्लायंस, बट एक्नॉलेज मैनेजमेंट में नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। कंप्लायंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, वो तो करना ही करना है, साथ में एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर और डिपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट इन रेयर केसेस आप कर सकते हो। आखिरी जैसे अपना कंपनीज एक्ट वगैरह होता है, उनको कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन एक्नॉलेजमेंट। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है, जो आपकी बुक्स में, आपके लॉज में लिखा गया है, आपको उनको फॉलो करना है, ये है। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क से और ऊपर हो गया फेयर प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर कंप्लायंस भी है, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स भी है, और इससे भी ग्रैंड लेवल की चीज अगर हो गई तो इसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बोल सकते हो। तो इसको अगर अपन समझें तो बेटा इसको ऐसे समझो,
ठीक है। जनरली इंटेंडेड यूजर्स को जो चीज चाहिए वो तो हर जगह अपने को देनी पड़ेगी। इसके अंदर फेयर प्रेजेंटेशन, इसके नीचे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में स्ट्रिक्टली फॉलो, जिसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हो गया। फेयर प्रेजेंटेशन में क्या होता है सर, जो जो चीजें आपके, ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लायंस प्लस एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अगर आपको लगता है, और जनरल पर्पस में कॉमन फाइनेंशियल इन्फो नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, ये हमारे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं। अब वापस से आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। बेटा जो अभी अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक ही तरीके का सवाल बनता है, मेजरली वही बन सकता है कि सर हमें इवैल्यूएशन तो करना है। हमने अभी भी देख लिया कि सर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस इवैल्यूएशन में हमें कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करने पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पक्का पक्का, क्योंकि इस इवैल्यूएशन के आधार पर ही अपनी ओपिनियन बन रही है। ये स्पेसिफिक इवैल्यूएशन कि क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड है और वो पिछले साल से इस साल कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट नहीं भी रहे तो अपने को पता है चेंज को प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट ने जो भी एस्टिमेट्स बनाए हैं, जैसे प्रोविजन वगैरह बनाया, तो जो भी एस्टिमेट्स बनाए वो रीजनेबल है क्या, इसमें कोई बायसनेस तो नहीं है, या लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। अगर आप लैक ऑफ न्यूट्रल हो, आप न्यूट्रल नहीं हो, मतलब आप बायस्ड हो। बायसनेस एंड लैक ऑफ न्यूट्रलिटी एक ही चीज होती है। इंडिकेटर क्या होंगे इसके, सिलेक्टिवली आपने करेक्ट किया है सर, सारे मिसस्टेटमेंट जो हमने आपको ठीक करने दिए थे आपने वो सारे ठीक नहीं किए, आपने सिर्फ वो मिसस्टेटमेंट ठीक किए जिससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिनसे प्रॉफिट घट रहे हैं उन मिसस्टेटमेंट्स को आपने ठीक नहीं किया, सिलेक्टिव करेक्शन किया। पॉसिबल मैनेजमेंट बायस दिख रहा है, इसका इफेक्ट आपको कंसिडर करना है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का। जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपैरेबल, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जो भी डिस्क्लोजर्स है वो इनेबल करने चाहिए यूजर को टू अंडरस्टैंड मटेरियल इवेंट, और जो भी टर्म्स आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी गई हैं, वो टर्म्स एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बेटा 5 नंबर के लिए एक मस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मिंग वाले पार्ट में से ज्यादातर, जब भी हमने देखा है, ज्यादातर क्या हमेशा ही एक यही तरीके का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दोनों आ गए, फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस। इट रिक्वायर्स कंप्लायंस प्लस एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट एक्नॉलेजमेंट की मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर देगा बियॉन्ड द फ्रेमवर्क, या कभी अगर वो डिपार्ट होता है, रेयरली होता है, वो भी देखा। ये फेयर प्रेजेंटेशन में है। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन में कंप्लायंस में से क्या ले लिया, कंप्लायंस तो करना ही है, प्लस ये कंप्लायंस के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंप्लायंस करना होता है, नो एक्नॉलेजमेंट फॉर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, और डिपार्ट आप नहीं करते, जो चीज वहां पे लिखी गई है वो ही करनी है। ये बातें हमने अभी अभी भी बहुत अच्छे से इनको चेक कर लिया। ऐसे 700 का जो पहला पार्ट है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, इसमें बेटा और कोई भी चीज नहीं है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस आपको दी गई थी उसमें से, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप किस तरीके से करते हो, तो यहां पे आपको दिया गया बेटा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में कई सारे, शायद 14 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बेटा। पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, इसके अंदर सब पॉइंट्स है। मतलब इसमें आपको, मेरे हिसाब से आपने कॉपी में भी लिखा होगा, और इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, इस पे अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हमने लगातार अटेम्प्ट्स में देखा है, बेसिस फॉर ओपिनियन के बारे में एडिशनल चीजें क्या क्या लिखते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन एंड गोइंग कंसर्न, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, टाइटल या एड्रेस ही होगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसका टाइटल हमेशा फिक्स होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है,
पक्की पक्की बात, ये हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का ये ही फॉर्मेट रहता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये एड्रेस ही होता है कि ये रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी सर, टू द शेयर होल्डर, टू मेंबर्स, किसको भेजी जाएगी। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीसरा है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा ओपिनियन का, कि हमें ओपिनियन में एडिशनल चीजें क्या क्या लिखनी है, हमें एंटिटी का नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, ये स्टेट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो गई है, हमें टाइटल डेट बताने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज की गई थी, किस तारीख तक की क्या पीरियड वगैरह आपने कवर किया है, आपने क्या वर्ड्स यूज करोगे अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो प्रेजेंट फेयरली वाले यूज करोगे, या अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ये वर्ड्स को आपको यूज करना है ओपिनियन में। इसको कॉपी से अच्छे से डिटेल में लिखवाया हुआ है, पॉइंट वाइज अच्छे से करना है। चौथा हमारा होता है बेटा बेसिस फॉर ओपिनियन, कि आपने जो थर्ड पॉइंट में ओपिनियन बनाया है उसका उसका काम क्या है, ये सेकंड पॉइंट तो इसी में इंक्लूड हो गया, एड्रेसी भी, उसका बेसिस क्या है। तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, ऐसे से कंप्लायंस किया है, हम इंडिपेंडेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किया है, हमने जो भी एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, हमने जो भी एविडेंस ऑब्टेन किए हैं बेटा वो सफिशिएंट है या नहीं। अब जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगी तो ये एविडेंस वाले पॉइंट्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, हमने ऑडिट की है, कंडक्टेड ऑडिट, ये वर्ड्स हट जाएंगे, ये डिस्क्लेमर के अंदर होते हैं। लेकिन ये कोर टेक्निकलिटी पे चला गया है, इतना ज्यादा डिटेल रिवीजन वन शॉट्स के लिए नहीं, लेकिन हाँ रेगुलर लेक्चर में अपन ने इनको बहुत ज्यादा डिटेल में किया, ठीक है। पांचवा भी मैंने आपको बोला एक इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, लेकिन ये आपको है ना दिक्कत नहीं करेगा। पांचवा और छठा मैंने यहां पे दे दिया है, ये आपको दिक्कत क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने अगर कोर्स पूरा कर लिया है तो आपने गोइंग कंसर्न को ऐसे 570 को ऑलरेडी कर लिया होगा, हमारे पिछले वन शॉट में भी हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया था। तो ऐसे 570 की मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड की ऑडिट मैटर्स, लिस्टेड एंटिटी के लिए तो कंपलसरी होता है कि की ऑडिट मैटर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अदरवाइज लॉ या रेगुलेशन रिक्वायर करते हैं की ऑडिट मैटर, तब आप डाल सकते हो, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में। यहां पे अगर लिस्टेड एंटिटी है तो प्रोफेशनल जजमेंट नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। एक चीज और क्या रखें याद, वैसे हम आगे 701 में पढ़ेंगे कि सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तोड़ दे देना, मॉडिफाइड में ये सारे नाटक नहीं होते हैं। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल लगाएगा, गोइंग कंसर्न का अजम्पशन लेगा। ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसका रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल अश्योरेंस होगा, गारंटी नहीं होगा, हमने ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से किया। उसके बाद 9 में हम दे देते हैं कि सर अगर आपकी ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप मेन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाल रहे हो, तो आप ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक सप्लीमेंट्री शीट ऐड कर रहे हो जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है। जैसे सीए एक्ट ने शेड्यूल्स डाल दिए, वो लोकेशन बताओ आपको ऑडिट रिपोर्ट में, अगर मेन ऑडिट रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑडिटर की तो लोकेशन बता दो 9th पॉइंट में कि ये आपको इंटेंडेड यूजर को ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां मिलेगी, ऑडिटर की वेबसाइट पे मिलेगी, किधर मिलेगी आपको ये। फिर 10 जैसे कुछ बड़ी एंटिटीज के लिए कारो जैसे पॉइंट्स एडिशनली रिक्वायर्ड होते हैं, तो कारो अगर है तो उसकी रिपोर्टिंग 10th पॉइंट में करते हो, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपके जो 11, 12 और 13 है, ये क्या है, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये वाले हमारे 3 है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फर्म की इंफॉर्मेशन, आईसीआई नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन, प्लेस, डेट, ये सारी चीजें हमारी होती है। तो मेन फोकस ऑन पॉइंट 3, 4 एंड 5, इन 3 पे आपको मेन फोकस करना है, बाकी बस इतना सा। वैसे ही आया बेटा हमारा ऐसे 705, ऐसे 705 क्या है, नॉलेज के लिए बहुत मस्त है बेटा, कि मॉडिफिकेशन करना है हमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो मॉडिफाई कब करोगे, क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है भाई, जरूरत तब पड़ेगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चाहते थे फ्री हो लेकिन वो फ्री नहीं रहे, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट, तब आप मॉडिफाई करोगे। या आपको अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर आपको नहीं मिले तो आप मॉडिफाई करोगे।
दो कारण हैं जिसकी वजह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें नाटक होता है बेटा एक परवेसिवनेस का, मतलब हम समझेंगे कब हमें क्वालिफाइड देनी है, कब हमें डिस्क्लेमर देनी है, कब हमें एडवर्स देनी है मॉडिफाइड के अंदर। तो बेटा ये अलग अलग है। मैं अभी पिछली स्लाइड पे वापस जाऊंगा, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, क्यों है? क्योंकि आपको ऑडिट एविडेंस मिल गए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसमें गड़बड़ी है, और आपको लगती है गड़बड़ी मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। मतलब परवेसिव नहीं है मतलब बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है, मटेरियल है लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड नहीं बचा रहा। तो बेटा जब भी परवेसिव नहीं होगा ना तो क्वालिफाइड ओपिनियन ही आएगी, चाहे आपको ऑडिट एविडेंस मिले, चाहे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, तब आपको क्या देना है? क्वालिफाइड ही देना है। लेकिन अगर जिसको हम कहते हैं चारों खाने चित कि मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है, परवेसिव है और उसके एविडेंस भी है, सब है, तो बेटा आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। अगर मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है, परवेसिव है लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके स्कोप बहुत लिमिट हो गया था, किसी भी कारण से आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे हो, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको गड़बड़ी दिख रही है, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है लेकिन मटेरियल एंड परवेसिव है, तो बेटा डिस्क्लेमर दिया जाएगा। तो यहीं पे परवेसिवनेस को एग्जाम के में एक क्वेश्चन आ सकता है और डिफाइन किया गया है। परवेसिवनेस को कैसे डिफाइन किया गया है कि परवेसिवनेस की मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो है, या तो मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट बहुत बड़ा है, कन्फाइंड ही नहीं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फैल गया है सर, जैसे चाय गिर जाती है पूरी जगह फैल जाती है, तो वो कन्फाइंड नहीं रहती है स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट या आइटम में, पूरी पूरी ऐसी की तैसी कर देती है, तो या तो कन्फाइंड नहीं है, या अगर कन्फाइंड है भी, सीमित दायरे में गड़बड़ी हुई है लेकिन वो दायरा भी सर मेजर पार्ट खा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रिप्रेजेंट सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ये जो हमारे फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स हैं AS1 वाले, ठीक है, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, उनके रिलेटेड अगर गड़बड़ी है तो उन मिसस्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? परवेसिव बोलेंगे। परवेसिव की मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है, मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट, परवेसिव का मतलब आप क्या समझे? एग्जाम में आने की संभावना अच्छी है। परवेसिव की इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट किसका? मिसस्टेटमेंट का, या तो ये, ठीक है, नॉट कन्फाइंड है, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर दिया, मिसस्टेटमेंट ने पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी की तैसी कर दी, ये जब कन्फाइंड ही नहीं रहा। अगर कन्फाइंड है भी, ठीक है, सीमित एरिया में है भी, तो भी अफेक्ट कर रहा है, सब्सटैंशियल पोर्शन की ऐसी की तैसी कर रहा है, या ठीक है, जो फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स होते हैं यूजर्स के लिए, ये एक गट फीलिंग है, ये तुम्हें अच्छे से परवेसिवनेस का मतलब आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैनेजमेंट ने आपके ऊपर, भाई डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप पे लिमिटेशन लगा दी होगी, इंपोज, मैनेजमेंट ने इंपोज की है लिमिटेशन, तो पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज प्लीज आप जो है लिमिटेशन हटा लो, लेकिन अगर वो हमारी बात रिजेक्ट कर देते हैं तो हम उनकी शिकायत कर देंगे TCWG से, और फिर भी TCWG भी हमारी बात नहीं मान रहे या मैनेजमेंट उनकी बात नहीं कर रहा, हम फिर भी नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, बेटा बैंड बजा देंगे, या तो क्वालिफाई कर लेंगे या
विड्रॉ कर लेंगे, अगर विड्रॉ संभव नहीं है तो हम डिस्क्लेमर देंगे। ये वाली हमारी चीज होती है। जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन अगर दे रहे हो, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो ध्यान क्या रखना है, अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो जो हमारा फोर्थ वाली हेडिंग थी ना, बेसिस फॉर ओपिनियन, उसकी हेडिंग बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगी। यहां पे आप वर्ड्स यूज करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उन मैटर्स को छोड़ के बाकी ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं। एडवर्स में तो बेटा सब कुछ ही खत्म होता है, तो यहां पे हेडिंग एक तो चेंज हो जाएगी, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, और यहां पे आप एक्सेप्ट वर्ड नहीं यूज करोगे, यहां पे आप कारण बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रेजेंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट present fairly, do not present, financial statement do not present fairly, do not present fairly because of the significance of matters। अच्छा नीचे लिख ही दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तीसरा वाला हमारा क्या, डिस्क्लेमर, यहां पे हेडिंग बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो जाएगी। यहां पे ऑडिटर बोलेगा कि हम ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन बिकॉज हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये जो वर्डिंग्स हैं ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चे। The basis for opinion section must be renamed accordingly and include a description या quantification of the financial effect or reason for inability to obtain that effect। ये चीज आपको इतनी सी देखनी है। नेक्स्ट हमारा आया बेटा ऐसे 706, ठीक है, 700 हो गया, 705 हो गया। 706 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहली चीजें इसमें दो पैराग्राफ्स के बारे में बात हो रही है। एक पैराग्राफ हमारा क्या है, एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, दूसरा हमारा पैराग्राफ क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ है। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, हम उन्हीं मैटर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ये क्या ध्यान देना है, ये दोनों एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगता है कि ये मैटर्स हमें ऑडिट रिपोर्ट में डालने चाहिए, इससे ऑडिट रिपोर्ट इंटेंडेड यूजर्स को और अच्छे से समझ में आएगी, तो हम ये इनको यूज करते हैं। अदरवाइज आपके ऊपर, आप नहीं भी यूज करो तो चलेगा। तो एम्फसिस ऑफ मैटर में वो मैटर जो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेपरेट सेक्शन होगा जिसकी हेडिंग होगी एम्फसिस ऑफ मैटर, और सिर्फ मस्ट रेफर ओनली टू इंफॉर्मेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट, यहां पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता है, अनमॉडिफाइड में ये चीजें जाती है। एग्जाम्पल एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड या मेजर कैटास्ट्रॉफी, ऐसी चीजें हो गई, ये आप एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखोगे। अदर मैटर में क्या आता है, वो चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, अंदर होती है और आपको लिखना होता, आप एम्फसिस ऑफ मैटर में लिखते, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर की चीजें हैं, ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ ज्ञान देना है, वो आप अदर मैटर पैराग्राफ में लिखोगे। ये अदर देन मैटर्स अदर देन दोज प्रेजेंटेड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी रेलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है। सेपरेट सेक्शन होगा जिसका टाइटल भी क्या होगा, अदर मैटर होगा। नीदर एम्फसिस ऑफ मैटर नॉर अदर मैटर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऐसे 705 मॉडिफिकेशन। मतलब आपको लगता है रिपोर्ट मॉडिफाई देनी चाहिए थी, छोड़ यार वो बातें अपन ईओएम या ओएम पैराग्राफ में लिखते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मॉडिफाइड कर रहे हो मॉडिफाइड करो, तब ये पैराग्राफ्स नहीं आएंगे। मॉडिफाइड नहीं है, अनमॉडिफाइड है और आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना है, तो आप इन पैराग्राफ्स में दे सकते हो। और मैंडेटरी एफएस डिस्क्लोजर्स, कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस टू टीसीडब्ल्यूजी, ये सब के टाइम पे ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों ही नॉट अ सब्स्टिट्यूट, नीदर नॉर लिखा है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट है। इतनी सी बात आपको ऐसे 706 में इंपॉर्टेंट चीज तो इतनी सी ही देखनी है। अब आया बच्चे आपका ऐसे 701 जिसका नाम है की ऑडिट मैटर। याद करो ये कंपलसरी होते हैं लिस्टेड एंटिटीज के लिए, साथ में जहां पर भी लॉ रेगुलेशन बोलता है उनके लिए ये कंपलसरी होते हैं। तो की ऑडिट मैटर ये भी इनहांस करता है कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट,
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी देता है, इंटेंडेड यूजर को ये बताता है कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट लगा है या ऑडिटर को दिक्कत हुई है ऑडिट करने में। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। ये मैटर किसके होने चाहिए? ये मैटर सिर्फ करंट पीरियड के मैटर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के मैटर्स नहीं लिखेंगे। मैंडेटरी फॉर ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के लिए कंपलसरी है, या जब रिक्वायर्ड है, मैंने कई बार आपको बोल दिया, लॉ रेगुलेशन अगर रिक्वायर करता है तब हम ये डालेंगे, अदरवाइज आपको ये नहीं डालना है। की ऑडिट मैटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कौन से होते हैं, इस पे एग्जाम में सवाल आ सकता है। मैटर्स कम्युनिकेटेड विद गवर्नेंस, ब्रॉड यूनिवर्स ऑफ ऑल इश्यूज जो डिस्कस किए गए टीसीडब्ल्यूजी से, ये आप मैटर्स यहां पे लिख सकते हो। जहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर की जजमेंट अटेंशन चाहिए होती है, रिस्क वाली चीजें, और उन रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे किया, फिल्टर क्या, एरिया ऑफ हायर असेस्ड आरओएमएम एंड सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जहां पे हाई एस्टिमेशन है अनसर्टेनिटी का या अफेक्ट करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, इन सब मैटर्स को आप की ऑडिट मैटर्स में लिखते हो। रिस्क कौन से, इनको रिस्पॉन्स कैसे दिया, ठीक है। द ऑडिटर यूजेस प्रोफेशनल जजमेंट टू आइसोलेट द मैटर्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये मैटर्स करंट पीरियड के ही मैटर होने चाहिए। ये पैराग्राफ क्यों डाला जाता है, ताकि जो इंटेंडेड यूजर है, जिनके पास समय नहीं है कि वो पूरी पूरी रिपोर्ट पढ़े, वो इंपॉर्टेंट की मैटर्स जो है वो दे सकते हैं। याद रखना, ये मैटर्स भी आप तब लिखोगे जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा। मॉडिफाइड में हम ये नहीं लिखते, क्योंकि मॉडिफाइड में हमें मेन फोकस डालना पड़ता है कि मॉडिफिकेशन का कारण क्या हो गया, और वो कारण हम सब बेसिस फॉर ओपिनियन जो है हमारा 4th पॉइंट, उसमें लिखते हैं। की ऑडिट मैटर क्या नहीं है, ये कुछ चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि किन किन चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। डिस्क्लोजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा फ्रेमवर्क रिक्वायर मैनेजमेंट टू मेक, क्या क्या मैनेजमेंट को काम करना है, वो वाले डिस्क्लोजर आप की ऑडिट मैटर में नहीं डालोगे। अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन when circumstances require it, ये बात आप की ऑडिट मैटर में नहीं डालोगे। सब्स्टिट्यूट फॉर रिकॉर्डिंग ऑन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये वाले मैटर भी आप की ऑडिट मैटर में नहीं डालोगे। और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, आपको 4 चीजों पे आपकी ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, 3 पे क्वालिफाइड है, 2 पे एडवर्स है, 1 पे ऐसे सेपरेट ओपिनियन नहीं बेटा, आपको फिर ओवरऑल मॉडिफाइड ओपिनियन ही देनी पड़ेगी, शायद एडवर्स जाएगी अगर इस केस में आपकी होगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे हर जगह पे अलग ओपिनियन है, वो आप यहां पे नहीं लिख सकते। कि ऑडिट मैटर्स आर एड्रेस्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, इंडिविजुअल मैटर पे हम नहीं करते। एग्जाम में बेटा 4 मार्क्स के लिए एक ब्यूटीफुल सवाल यहां पे बन जाता है कि की ऑडिट मैटर किन किन चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। डन है। फिर 700, 705, 706, 701 हो गया। अब जो हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर आपको एक ऐसे और मिलेगा जो है ऐसे 710, जो समझने के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन एग्जाम में वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर वाला सवाल एक ही आता है। तो आइए क्या है ये समझते हैं। तो कंपेयर करते हैं। इसके अंदर बेटा आपको क्या है, एक तो फिगर है जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, और एक आप देखते हो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हो। यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में प्रायर पीरियड अमाउंट्स जो है किसी भी चीज के, भाई लीगल फीस है, 2 साल केस चल गया, पिछले साल तो सर 10,000 रुपए लगे थे, इस साल 10 लाख रुपए, 9,90,000 रुपए लग गए। तो सर जो पिछले साल के 10,000 है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9,90,000 में उसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो प्रायर अमाउंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो 10,000 का हमने एडवांस इसीलिए दिया कि इस साल के केस हम जबरदस्ती गजब तरीके से लड़ सके। रीड ओनली इन कनेक्शन विथ करंट पीरियड, लेवल डिक्टेटेड बाय रेलेवेंस टू करंट ईयर के फिगर्स पे ही देखते हैं। ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा वो करंट पीरियड पे ही ओपिनियन होगा। पिछले साल में कंपेयर करके क्या कर लोगे, जब वो अमाउंट या उतना रेलेवेंस ही नहीं है, मेन पंगा तो हुआ ही इस साल है। वहीं पे कंपैरेटिव में आज जैसे सैलरी वैलरी है, सर पिछले साल भी पूरे साल की थी, इस साल भी पूरे साल की है, इस साल कितनी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, ये हम प्रॉपर्ली कंपेयर किया जा सकता है। तो प्रायर पीरियड अमाउंट्स इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन बट आर रेफर्ड टू द ऑडिटर्स
ओपिनियन। अब कंपेयर करोगे पिछले साल के डेटा को करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, आपकी ओपिनियन ईच पीरियड पे होगी। पिछले साल से मेरा 10% इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ईच पीरियड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंट। यहां पे सिर्फ एक ही साल की बात है, यहां पे पीरियड टू पीरियड आप कंपेयर करोगे, आप ट्रेंड व्रेंड बना सकते हो। यहां पे ट्रेंड व्रेंड बनाने का कोई सीन बनता ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल का डेटा उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं सर। वो इन कनेक्शन विद करंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल का कोई गेम नहीं है। रिपोर्टिंग सिनेरियो देखेंगे। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज रह गई कि ऑडिट के प्रोसीजर इवैल्यूएट करोगे अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पिछले साल से अग्री कर रही है, कंपैरेटिव की ही बात हो रही है। इंश्योर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो पिछले साल लगाई थी वही पॉलिसीज आपने इस साल लगाई, क्योंकि अगर पॉलिसी बदल गई तो पिछले साल इससे इस साल का डेटा कंपैरेबल नहीं होगा। और अपन जितने भी पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं सबका अपन WR तो मांग ही लेंगे। डन है। याद आ गया आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, वो सारी याद आ गई आपको, है ना बेटा? फिर से याद दिला रहा हूं, this is not a substitute for a regular lecture, this is for your quick revision, है ना? ताकि हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा था, ये उसके लिए होता है। आपको लगता है सिर्फ वन शॉट से काम हो जाएगा, बेटा फिर तो हम रेगुलर बैच कभी लाते ही नहीं, है ना? जो बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, उनका क्या फायदा? हाँ से वन शॉट देख लेंगे पास हो। अरे नहीं बेटा, हो सकता है हो जाओ, लेकिन दैट विल बी शेयर लक, not recommended as a teacher, not recommended, only to be seen for quick revision, not for the only way of studying। नहीं तो रिपोर्टिंग सिनेरियो देख लेते हैं। तो सर मॉडिफाई कर देंगे हम करंट ईयर की ओपिनियन, ठीक है? अगर जो कोई मैटर पिछले साल का था वो मैटर इस साल भी अनरिजॉल्व रह गया। पिछले साल मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन दी, और जिस कारण से मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दी वो मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर, इस करंट ईयर में भी वो अनरिजॉल्व रह गया, ठीक है? तो भाई साहब हम करंट ईयर को मॉडिफाई कर देंगे। चाहे करंट ईयर की कोई गलती नहीं थी, गलती पिछले साल की थी, लेकिन गलती मैनेजमेंट की है कि पिछले साल के जो मैटर्स थे उनको जिसकी वजह से उनको फटके पड़े थे, मॉडिफाइड ओपिनियन मिली थी, उन्होंने अभी तक उनको सॉल्व नहीं किया। तो हम करंट ईयर के भी बैंड बजा देंगे और साफ साफ लिखेंगे कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में कि ये मॉडिफिकेशन इस साल की वजह से नहीं हुआ, पिछले साल के मैटर्स अनरिजॉल्व रह गए थे, ठीक है? यहां पे अनरिजॉल्व प्रायर मॉडिफिकेशन हो गई थी और वो मैटर आज भी अनरिजॉल्व है। उसके बाद मटीरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड में थी पिछले साल गड़बड़ी, लेकिन पिछले साल का ऑडिटर भोला भाला था, उसको वो गलतियां नहीं दिखी। मैनेजमेंट बहुत शातिर था, ऑडिटर भोला भाला था, उस पिछले वाले ऑडिटर ने क्या कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। बट हम भोले भाले नहीं है, हमें करंट ईयर की ऑडिट करते करते एविडेंसेस मिल गए हैं कि साहब पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन होनी थी। तो अगर उस बात को एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से डील कर लिया गया, बहुत अच्छा है बेटा कि अगर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से डील कर लिया गया, लेकिन नहीं किया गया तो हम इस साल क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे करंट ईयर पे, क्योंकि पिछले साल गलती होनी थी, वो गलती आज तक डील नहीं की गई एफआरएफ के हिसाब से, ठीक है? फिर प्रायर पीरियड की ऑडिट हमने की ही नहीं थी, किसी और ऑडिटर ने की थी। तो बेटा हम इस बात को डिस्क्लोज करेंगे अदर मैटर पैराग्राफ में कि भाई साहब पिछले साल की ऑडिट किसी और ने की थी, ये तारीख ही ऑडिट रिपोर्ट की और ये उसने ओपिनियन दी। अगर अनमॉडिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडिफाइड है तो रीजन भी देने पड़ते हैं। ये बात याद है, इस पे एग्जाम में सवाल बन सकता है कि अगर पिछले साल की ऑडिट आप किसी और ने की तो आप क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। एक तो यही बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसने ओपिनियन क्या दी, और अगर अनमॉडिफाइड उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दी तो रीजन क्या था, ठीक है? तो इफ परमिटेड हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे कि प्रायर पीरियड की ऑडिट किसी और ने की थी, उसने क्या ओपिनियन दी, ठीक है? और अगर रीजन भी दे देंगे अगर मॉडिफाइड है, और डेट। ये सिर्फ इतना सा तुमको देख के इतना सा लग रहा होगा बेटा, एग्जाम में ये पूरा इस पे 4 नंबर का सवाल बन जाता है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और अगर प्रायर पीरियड की ऑडिट ही ना हुई ले भाई, तो ये बात भी हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे कि पिछले बार की अनऑडिटेड थी, ठीक है? और इसकी वजह से हम ऐसे 510 में ओपनिंग बैलेंस जरूर चेक किया है, चैप्टर 4 में देखेंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमने चेक जरूर किया सर, लेकिन हमारे वो पिछले साल के डेटा ऑडिटेड नहीं है।
अब मैं लेके आया हूं बेटा आपके लिए, हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे ओवर हो गया, ठीक है। यहां से हमारा जो है पार्ट टू जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट मेजर मैंने आपको यहां पे फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ाया है, यहां पे मैं आपको पार्ट 1 लिख देता हूं। बच्चे पार्ट 1 यहां पे खत्म हो गया। मतलब तुम लोगों को जब रिवीजन कर रहे हो ना, ये पार्ट 1 का बेटा अभी तक का जो भी चीज आप लोगों ने देखी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको पार्ट 2 पे आना चाहिए, ताकि सर हम श्योर हो जाए। और रिवीजन में एटलीस्ट जो मैंने आपको कॉपी में क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से करना। 99% अश्योरेंस दे सकता हूं मैं कि जो आएगा वो फिर वहां से ही आएगा, और कुछ बड़ा डिस्क्रिप्टिव में आने का ऑप्शन आईसीआई के पास है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया मैं बहुत महान, अरे नहीं, आईसीआई के बाद बेटा आईसीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ पूछने का। पार्ट 2 की बात करें तो बेटा स्टार्ट पार्ट 2 जो होता है वो कंपनीज एक्ट से करता है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 से करता है। लेकिन ये पार्ट अगर आपने लॉ से किया हुआ है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन चीज जो इसमें होती है वो मैंने आपको बोला ऐसे 600 और ऐसे 299 है। लेकिन ये तो चलो मैं आपको बाद में करा देता हूं, ये तो मैं आपको बाद में करा देता हूं। पहले मैं आपको ये ऐसे दो कंपनीज एक्ट वाला ही करा देता हूं। हाँ ठीक है, आ जाओ। पहले मैं आपको फिर कह रहा हूं, लॉ में अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो बेटा फोकस ज्यादा नहीं करें, आप आगे बढ़ो। ऐसे 600 और ऐसे 299 मेन चीज है। यहां पे ऑडिटर की ड्यूटीज एंड पावर्स की बात की गई है। मेजर लॉ में तो आपने पावर्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों देखी है। ऑडिट में मेन ड्यूटीज बोली गई है। ड्यूटीज में भी सेक्शन 143 1 2 3 4 12 उन सब के बारे में बात किया गया है। 143(1) जी हाँ बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। हमारे 6 ड्यूटियां थी, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 143(1) के हिसाब से क्या ड्यूटी है कि लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, गिवन बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपरली सिक्योर्ड है। टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के और उसके मेंबर के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं है, ये हमारा पहला ड्यूटी था। दूसरा, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मियरली बुक एंट्रीज हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं है। तीसरी हमारी ड्यूटी क्या थी कि कंपनी ने जो शेयर्ड वेंचर वाले एसेट्स हैं उनको परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दिया, इसके एक्सेप्शन थे। इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी इनके एक्सेप्शन थे। चौथा, लोन्स एंड एडवांसेस को कहीं डिपॉजिट के तौर पे शो नहीं कर दिया। पांचवा, पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं रेवेन्यू पे या कंपनी के रेवेन्यू पे चार्ज नहीं कर दिया। कंपनी पर्सनल एक्सपेंस था डायरेक्टर्स का, कंपनी तो नहीं भुगतान कर रही है। और छठा, अगर शेयर कैश के बदले अलॉट किया गया है और कैश नहीं मिल गए, बात सही है, ठीक है, पैसा भी आ गया, बात सही है। अगर कैश शेयर अलॉट कर दिए, कैश नहीं मिला, इस बात को अकाउंटिंग बुक्स में अगर दिखा दिया चलेगा, नहीं दिखाया तो बैंड बजानी पड़ेगी। शेयर अलॉटेड फॉर कैश एक्चुअली रिसीव्ड, बुक्स आर नॉट मिसलीडिंग, ये हमें चेक करना है। ये 6 ड्यूटी है बेटा, कोई 5 ड्यूटियां आप लोग को अच्छे से कर लेनी है। फिर से याद दिला रहा हूं, ये सिर्फ 143(1) की बात हो रही है अभी, ठीक है। 143(2), 143(2) को तो आपको अच्छे से नहीं देखना, 143(3) को आपको अच्छे से फिर से देख लेना है। लेकिन अगर लॉ से कर लिया है तो चलेगा। 143(2) मैं नहीं लेके आ रहा, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 143(3) एक्चुअली रेलेवेंट है। ड्यूटीज प्लस वो आखिरी ड्यूटी जो है हमारी 143(3) उसमें रूल 11 की कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, वो भी देखेंगे। तो मेन चीज 143(3) में क्या देखना है बेटा, स्टार्टिंग वाले तो बहुत सिंपल है कि ट्रू एंड फेयर अफेयर्स, P&L कैश फ्लो देखेंगे, सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर बुक्स, ब्रांच रिटर्न, बैलेंस शीट बुक से अग्री कर रही है क्या, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई डायरेक्टर हमारा 164(2) में डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो गया। ये स्टार्टिंग वाले है ना, इन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, लेकिन मेन फोकस आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए 143(3)(I). यहां पे मैंने सेक्शन नहीं लिखा क्या, ये है बेटा सेक्शन 143(3)(I). ये वाला आपका मेन, यहां से 143(I), 143(3)(I) के बाद J,
ये दो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, कोई भी इसको छोड़ नहीं सकता। 143.3 है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे। किस पे है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन छोटी ऐसी प्राइवेट कंपनियां एक्सेप्शन में है जो ओपीसी है, स्मॉल है, या जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, तो उनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे अलग से रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। अब आया बेटा सेक्शन 143(3) जे। लॉ में भी आई एम श्योर आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा, ऑडिट में भी आपको इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, इस पे अलग से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, यहां पे इसका पहला क्या है कि डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन कंपनी पे जो चल रहे हैं। दूसरा कि प्रोविजंस जो बनाए गए हैं, ठीक है, फोर्सिएबल फ्यूचर के, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, वो सही है एज पर एएस, एज पर लॉ सही बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरा कि कोई डिले तो नहीं हो गया ट्रांसफरिंग फंड्स टू आईईपीएफ। चौथा ये एक बड़ा सारा है कि कंपनी ने ना तो कोई पैसा लिया ना कोई पैसा दिया, बोरोड फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम या अदर्स से कोई ना तो पैसा लिया ना दिया। ठीक है, किसी भी इंटरमीडियरी या इंटरमीडियरी की भी अदर इंटरमीडियरी या अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, जो एक पर्सन या फॉरेन एंटिटी होती है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो पर्सन या फॉरेन एंटिटी लेंड या इन्वेस्ट कर देगा इस पैसे को, ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे देगा। ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। फिर पांचवा है कि डिविडेंड डिक्लेयर या पे सेक्शन 123 के हिसाब से किया गया है या नहीं। और छठा आपने लॉ में कर लिया होगा बेटा कि आपके कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। ठीक है, एडिट लॉग, उस फीचर पूरे साल काम करना चाहिए, उसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स रिटेन किए गए हैं आगे तक के लिए कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। ये वाली चीज डन है, ये याद आ गया आप लोगों को, अच्छे से याद आ गया। 143(12) मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। अभी भी लॉ में आपने बहुत डिटेल में किया हुआ है बेटा कि अगर कंपनी ऑडिट करते हुए, और ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये कॉस्ट ऑडिटर्स जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज जो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं अंडर 204, कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148, ये लोग जो काम करते हैं उन पे भी, उन ऑडिटर्स पे भी सेक्शन 143(12) लागू होता है कि भैया इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑडिट्स, रिस्पेक्टिव ऑडिट्स, अगर आपको रीजन मिल गया टू बिलीव कि फ्रॉड हुआ है, तो आप चेक करो फ्रॉड क्या 1 करोड़ तक का हुआ है या 1 करोड़ से ऊपर हुआ है। ठीक है, अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर हुआ है, 1 करोड़ या उससे ऊपर हुआ है, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 4 में बताना होता है। लेकिन इसका तरीका आपने लॉ में पढ़ा है, विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑडिट कमिटी या बोर्ड को बताओ, उसको समय दो 45 डेज का, 45 डेज में रिप्लाई आ जाता है तो अलग है, नहीं आता तो अलग नाटक है। अगर रिप्लाई आता है उसके 15 दिन के अंदर आपको एडीटी 4 बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, एमसीए के सेक्रेटरी को। याद आया आपको ये? लेकिन अगर 1 करोड़ के नीचे नीचे है फ्रॉड, तो ऑडिट कमिटी बोर्ड को विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज आपको बताना है, डिस्क्लोजर देना है बोर्ड रिपोर्ट में, और ये सब काम करना है। तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग ये आप यहां पे क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि कारो का क्लॉज 11 जो है ना, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। कारो का क्लॉज 11 एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो भी आपको चेक यहां पे करना पड़ेगा। चलो, ये तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया जो चीजें थी, ये कंपनीज एक्ट का था जो आपने लॉ में पढ़ लिया होगा। ऑडिट रिलेटेड पार्ट 2 के अंदर क्या सीन है? ऐसे 600 है, ऐसे 600 बोल रहा है कि सर देखो, हेड ऑफिस का ऑडिटर, जिसको हम प्रिंसिपल ऑडिटर बोलेंगे, वो उसके पास अधिकार है कि वो हेड ऑफिस की तो ऑडिट करेगा, वो ब्रांचेस की भी ऑडिट करेगा। ठीक है, अब ब्रांच के लिए हो सकता है ये खुद ऑडिट कर ले या कोई अदर ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, ब्रांचेस के लिए अदर ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए। तो हेड ऑफिस का ऑडिटर क्या इस अदर ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है? व्हाट इफ अदर ऑडिटर ने काम गलत कर दिया, हेड ऑफिस की भी रिपोर्ट गलत जाएगी। व्हाट इफ, कितना अधिकार होता है हेड ऑफिस के ऑडिटर का, वो क्या क्या कर सकता है ब्रांचेस के केस में जब कोई दूसरा ऑडिटर है। ठीक है, तो सेक्शन 128 एंड 143 बोलते हैं ब्रांच अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंपनी ऑडिटर या क्वालिफाइड पर्सन। लेकिन ब्रांच के लिए हम अलग से ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ब्रांच के ऑडिटर को कंपनी के ऑडिटर को
अगर ब्रांच का अलग ऑडिटर है तो वो ऑडिट करेगा और कंपनी के हेड ऑफिस के ऑडिटर, जिसको प्रिंसिपल ऑडिटर बोला जाता है, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जब प्रिंसिपल ऑडिटर यूज कर रहा है वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर, ये अनादर ऑडिटर कौन सा है? ये अनादर ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर है। ये अनादर ऑडिटर कौन है बेटा? ये ब्रांच का ऑडिटर है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर को के द्वारा किए गए काम को यूज कर रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है बेटा। सुन, ये एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ सवाल है, इसको अच्छे से कर लेना कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास अधिकार है कि वो विजिट कर सकता है कंपोनेंट को यानी ब्रांचेस को, वहां पे बुक्स वगैरह भी वो चेक कर सकता है, वहां पे जाके वो हथियार भी लगा सकता है और वो एडवाइस कर सकता है। ये हथियारों पे तो बहुत बार सवाल आ चुका है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, कि एडवाइस कर सकता है ब्रांच के ऑडिटर को कि तू मेरे काम को यूज कर ले, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंट जो भी कंपोनेंट्स है उनको कैसे ऑडिट करना है, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा मे डिस्कस प्रोसीजर लाइक रिटर्न समरी, क्वेश्चनेयर, विजिट कर सकता है ब्रांच के ऑडिटर को, डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज आप विजिट भी कर सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से देखना। ब्रांच ऑडिट में ऐसे 600 में सिर्फ ये वाली चीज है जो इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या काम, क्या क्या हथियार लगा सकता है ब्रांच ऑडिटर के केस के अंदर। इसको अच्छे से करो, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही आया बेटा हमारा ऐसे 299 जो जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। ऐसे 200 जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर था, ठीक है, एंड ऐसे 299 ये दोनों मिलके जो कंसिडरेशन है ना जॉइंट ऑडिटर्स के लिए वो ले डाउन करते हैं। व्हाट इज जॉइंट ऑडिट? सेम पीरियड की ऑडिट, दो या दो से ज्यादा अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके कर रहे हैं, मैं और आप साथ में मिलके ऑडिट कर रहे हैं। तो बेटा लड़ाइयां भी हो सकती है इसमें, और ये लड़ाइयां ना हो, यही सारी चीजें जॉइंट ऐसे 299 ने देखा है। बेटा जॉइंट ऑडिट के फायदे भी है, जॉइंट ऑडिट के नुकसान भी है। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये फायदे और नुकसानों पे इंडिविजुअली सवाल आया हुआ है। क्या क्या फायदे? कि शेयर्ड एक्सपर्टीज हो जाएगी, लोअर वर्कलोड है, बेटर क्वालिटी हो जाएगा, लोअर स्टाफ कॉस्ट है, हेल्दी कंपटीशन होगा। हा 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 हा। लेकिन नेगेटिव्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? शेयर फीस शेयर हो जाएगी, साइकोलॉजिकल सुपियोरिटी इशू आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, कॉमन एरियाज को ना वो देख रहा है ना मैं देख रहा हूं, ये हमारी दिक्कतें आ जाएगी। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पक्का 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 देखना। जब भी जॉइंट ऑडिट होती है तो जॉइंट ऑडिट का प्लान ये ऑडिटर्स और इसके की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम मिलकर बनाते हैं। वो डिवाइड करते हैं कि एरिया कौन सा काम वो करेगा, कौन सा मैं करूंगा। वो डिसाइड करते हैं कौन से कॉमन एरिया है जिसको मिलके करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, और जो जॉइंट ऑडिट की रिपोर्ट है वो दोनों ऑडिटर मिलकर साइन करेंगे। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट है तो अलग अलग रिपोर्ट दे सकते हैं, बस इस बात का रेफरेंस एक दूसरे की रिपोर्ट में देंगे कि मेरी ओपिनियन अलग है, ठीक है, और इसको टीसीडब्ल्यूजी को भेज दिया जाएगा कैसे कैसे बंटवारा किया। अब इंडिविजुअली तो हर ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी, वो अपने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए और बहुत लंबा समय बीत गया बेटा, ये सवाल नहीं आया कि जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कब कब होंगे। जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कब कब होंगे? जब वर्क डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, या कॉमन एरियाज के रिलेटेड वो लायबल होंगे, जहां पे मैटर में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट था कि हाँ अपन सब लायबल होंगे। जो कंप्लायंस है, जो आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड हर जना जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगा, चाहे उसने वो काम किया है या नहीं। वैसे तो हम कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट है सेपरेट रिपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे में रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई साहब सेपरेट सेपरेट हमारी ओपिनियन है, ये रेफरेंस देना पड़ेगा। यहां पे बेटा पार्ट 2 में मैंने आपको बोला था ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, और यहां पे एक बार पार्ट 2 को तुम लोग बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज पार्ट 3। पार्ट 3 कारो, सबसे ज्यादा संभावना कि इसमें से तो सवाल आएगा ही आएगा। हर बार हमने देखा है कि इसमें से सवाल आया है। रेडी हो तुम लोग? अगर तुम्हें लग रहा है बच्चे कि कारो तुम्हारा सॉर्टेड है, ठीक है, अगर लग रहा है कारो सॉर्टेड है तो प्लीज भाग जाओ,
जो तुम्हारी नॉलेज है उसी को ध्यान रखो। हाँ, मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन आपको करा दूंगा कारों के पैराग्राफ 3 के सारे 21 क्लॉजेस के बारे में अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। नींद में उठा के मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताओ कारों के इस क्लॉज में पैराग्राफ 3 के क्या लिखा हुआ है, वो आपको आना चाहिए। इस लेवल पे आपकी कारों की तैयारी होनी चाहिए। कारों में आप समझो दो तरीके से सवाल आते हैं। एक सवाल जो आईसीआई का फेवरेट सवाल है कि कारों की एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो बेटा कारों में ये कारों जो है वो हर कंपनी पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो अभी अपन देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये बच्चा भूल जाता है, कारों के जो क्लॉजेस हैं वो क्लॉज 21 को छोड़ के बाकी सारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लागू नहीं होते, ठीक है। सिर्फ क्लॉज 21 लागू होता है। और अपन ने जब क्लास में पढ़ा था अपन ने समझ लिया था कि सर इनडायरेक्टली क्लॉज 21 ने है ना बाकी के क्लॉजेस को भी लागू करवा दिया। हाँ ठीक है, हम चेक तो सारे ही करते हैं, रिपोर्ट जो जहां गड़बड़ी है उसी की करते हैं, बाकी सबकी रिपोर्टिंग नहीं करते। वैसे कारों किस किस पे नहीं लगता, वैसे सब पे लगता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी या स्मॉल और ऐसी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ऐसी जो छोटी है मतलब जिसके पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स मिला के 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ या उससे कम, मतलब 1 करोड़ एक नहीं होना चाहिए। बोरोइंग्स बैंक एफआई से किसी भी समय साल भर में अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ के ऊपर नहीं गई। टोटल रेवेन्यू जो है इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो मैक्सिमम 10 करोड़ तक गया, उसके ऊपर नहीं गया। और वो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये सारे एक्सेप्शन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, कारों के बेटा 2 पैराग्राफ आपके सिलेबस में है, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। मेन पंगा किसका है? पैराग्राफ 3 का है। पैराग्राफ 3 में 21 क्लॉजेस हैं और 21वां वाला जो क्लॉज है वो क्यों है? वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लागू हो जाता है, 21st क्लॉज जो है, ठीक है। लेकिन आपको एक एक क्लॉज जो है अच्छे से आना चाहिए बेटा। किसी भी क्लॉज पे या 2-3 क्लॉज को मिक्स करके ऐसा सवाल बना लेता है। याद कर लो जितना यहां पे दिया हुआ है वो, नहीं तो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है। वो क्लास वाले रेगुलर लेक्चर से मैं तो चाहूंगा कि आप उसको रिवाइज करो। अगर याद नहीं है, रेगुलर नहीं तो फास्ट ट्रैक से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जिन बच्चों के पास, हमारे प्रो वाले बच्चों के पास फास्ट ट्रैक का एक्सेस है, अब फास्ट ट्रैक से कर लो। जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक खरीद लिया है बेटा, ये वाली जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, रिविजन भी बेटर रहेगा कि आप फास्ट ट्रैक से कर लो। अगर याद नहीं है, याद है बस रिकॉल करना है, अब यहां से आ जाओ देख लो। पहला वाला जो है वो पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है कि कंपनी का प्रॉपर रिकॉर्ड्स पीपीई के और इंटेंजिबल एसेट्स के बने हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड यानी क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशंस का प्रॉपर रिकॉर्ड है, ठीक है। पीपीई के बारे में सेकंड पॉइंट था फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल किया गया है क्या या नहीं किया गया, ये हमें चेक करना है कि मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली प्रॉपर्ली डेल्ट विथ है क्या। हमारा जो टाइटल डीड वगैरह है वो कंपनी के नाम पे ही है क्या। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है तो हमें कुछ चीजें बतानी है, जैसे ग्रॉस वैल्यू किसके नाम पे है, रीजन क्या है, ठीक है। हमें अगर कंपनी लेसी है, लीज अग्रीमेंट कंपनी के फेवर में है या नहीं। हमारा अगर कंपनी ने पीपी का इंटेंजिबल एसेट का राइट ऑफ यूज वाले एसेट का रीवैल्यूएशन किया है और रीवैल्यूएशन के अमाउंट 10% से ज्यादा चली गई है तो उसको अलग से बताना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने कराया क्या। और आखिरी हमारा बेनामी प्रोसीडिंग अगर है तो उसके बारे में हमें बताना है कि अगर कंपनी पे बेनामी ट्रांजेक्शन का केस पेंडिंग चला रहा है या इस साल इनिशिएट हुआ है, ठीक है, तो हमें डिस्क्लोजर्स इस बात के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने हैं। दूसरा हमारा क्लॉज ये पैराग्राफ 3 का क्लॉज 2 है वो इन्वेंट्री के बारे में है। वही 2 पॉइंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, अगर डिस्क्रिपेंसी 10% से ऊपर चली गई है तो प्रॉपर्ली डेल्ट विद। दूसरा वाला किसका है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट, जहां पे सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की है तो क्या जो आपने जो करंट स्टॉक स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उन जो 3 महीने से ऊपर के नहीं होने चाहिए उनको क्वार्टरली रिटर्न्स को बाकी एनुअल रिटर्न से आप कंपेयर करो कि सही जा रहा है या नहीं। जो थर्ड वाला है, जो 6 ABCDEF जीजाजी फूफाजी वाला पॉइंट था बेटा, ये आपको चेक करना है कि एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग, टर्म्स आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द
रेगुलर रीपेमेंट शेड्यूल, ओवरड्यू 90 डेज से ऊपर कितना हो गया, रीजनेबल स्टेप लिए गए रिकवरी के, जो फिर जीजा जी फूफा जी आए, पहले जीजा जी आए कि ऐसे लोन जिनको रिन्यू एक्सटेंड कर दिया, या ऐसे लोन्स जो प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज को दिए गए हैं। ये फूफा जी वाला हमारा पॉइंट था। एफ तक है डिटेल में अच्छे से। फिर कंप्लायंस विद अगेन लोन्स एंड एडवांसेस था, सेक्शन 185 186 चेक करो कि फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। फिफ्थ वाला कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है तो आरबीआई, सीएलबी, एनसीएलटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल के कोई डायरेक्टिव है, ठीक है, वो कंप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए। छठा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेक्शन 148(1) के हिसाब से बनाया नहीं बनाया। सेवेंथ वाला काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना कि कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ड्यू है वो डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड में तो क्या है कि भैया अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ये आपको बताना है। सिर्फ मियर जो डिस्क्लोजर है या डिपार्टमेंट ने आपको सिर्फ एक नोटिस जारी कर दिया, आपने रिप्लाई कर दिया, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, मियर रेफरेंस, ये इसको डिस्प्यूट नहीं कहेंगे। अनडिस्प्यूटेड में आपको बताना है कि क्या वो रेगुलरली डिपॉजिट हो रहा है, ग्रेटर देन 6 मंथ्स हो गए, फाइनेंशियल ईयर एंड हुए, अभी तक कोई ऐसा अमाउंट जो अनडिस्प्यूटेड था और डिपॉजिट नहीं हुआ, वो हमें अमाउंट और बताना है। इंपॉर्टेंट। आठवां, अगर कोई अनरिकॉर्डेड इनकम थी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन इनकम टैक्स में बता दी थी कि ये हमारी इनकम रह गई थी, तो बेटा अब चेक कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया या नहीं रिकॉर्ड किया गया। नाइन्थ वाला भी बड़ा सारा है, ठीक है, अच्छे से करना कि रीपेमेंट जो हमने फिफ्थ में डिपॉजिट्स लिए थे उसके रीपेमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट ऑन लोन्स या इंटरेस्ट, तो भाई बताओ नेचर बताओ, लेंडर बताओ, अनपेड अमाउंट बताओ, कितना डिले हो गया, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है, टर्म लोन को किसी और काम में डाइवर्ट किया गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स को लॉन्ग टर्म काम में यूज किया गया है, फंड्स हमारे को नहीं चाहिए थे, हमारे सब्सिडरी या सब्सिडरी के लिए हमने पैसा लिया या नहीं लिया, और क्या हमने सब्सिडरी के शेयर्स वगैरह को, इंटरेस्ट को गिरवी रख के पैसा उठाया और उसमें डिफॉल्ट कर लिया। ये 6 पॉइंट आपके नाइन्थ वाले में थे। 10वां था कि आईपीओ एफपीओ टर्म लोन जो था जिस काम के लिया गया उसी में अप्लाई किया गया, ठीक है, सेक्शन 4262 को कंप्लाई किया गया या नहीं। 11th वाला जो है बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमने सेक्शन 143(12) में भी देखा था कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग है तो 3 चीज बतानी है कि ऑन द कंपनी, बाय द कंपनी फ्रॉड हुआ क्या, फॉर्म 84 भरा क्या, विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को कंसिडर किया गया या नहीं। 12th भी एग्जाम में आया हुआ है, निधि कंपनी में निधि रूल्स 2014 जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 2012 निधि रूल्स 2012 की आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं निधि रूल्स 2014 के ही है, हाँ। तो नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो 1:20 से खराब तो नहीं है, कोई कम से कम जितना पैसा मेंबर से लिया 10% तो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में डाला गया है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो गया रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में। 13th है रिलेटेड पार्टी में सेक्शन 177 188 कंप्लाई किया क्या और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से काम किया या नहीं, एग्जाम में आए हुए हैं ये भी। 14th इंटरनल ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर किया क्या कि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को, ठीक है, और जो इंटरनल ऑडिट है वो एंटिटी के साइज नेचर के अनुसार उतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया गया या नहीं। 15th जो है हमारा बेटा उसके अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, नॉन कैश, तो सेक्शन 192 के अनुसार हुआ या नहीं, डायरेक्टर वगैरह ने, ठीक है, कनेक्टेड पार्टीज ने किया। 16th है कि अगर आप एक एनबीएफसी हो तो आरबीआई में आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 45 आईए में करवाया गया, वो रजिस्ट्रेशन आज भी वैलिड है, क्या आपकी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपके कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट यानी नेटवर्क में और कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और सीआईसी होने के क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर कंपनी को, ये भी अभी आया था एमसीक्यू में आया था या किस में आया था, कंपनी को कैश लॉस हुआ है करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में तो बताओ, अमाउंट बताना पड़ेगा। 18th आपका, अगर आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, पुराने वाले ने रिजाइन कर दिया और आप नए वाले ऑडिटर हो जो कारों की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो पुराने वाले से क्या क्या उसके रीजन थे वो आपने डिस्कस किए क्या, ठीक है, इश्यूज ऑब्जेक्शन ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर कंसिडर किया गया या नहीं। 19th आपका है कि अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कि हमारी जो अभी की लायबिलिटीज है या जो 1 साल में लायबिलिटीज आने वाली है शायद एंटिटी उसको नहीं चुका पाए, ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी है बेस्ड ऑन रेशोज, एजिंग रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट प्लान्स, क्या ऐसी
अभी तक की लायबिलिटी है, 1 साल में जो आने वाली है उनको चुकाने में अगर प्रॉब्लम है तो इस बात को हमको नेचर अमाउंट बताना पड़ेगा। 20th जो हमारा सीएसआर वाला है कि भैया अगर आपके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है कंपनी के और पैसा अभी अनस्पेंट रह गया है, ऑनगोइंग है अनस्पेंट रह गया है, एक नया अकाउंट खोल दो, ठीक है, उसमें पैसा ट्रांसफर कर दो साल खत्म होने के बाद। प्रोजेक्ट रुक गया है तो रुकने के बाद 6 महीने के अंदर आपको सीएसआर वाले फंड्स के अंदर ये पैसा डाल देना पड़ेगा। और 21वां जो हमारा क्लॉज था, जो हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लगता है कि अगर कोई भी, आप चेक करो 20 के 20 क्लॉज में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है ऑडिटर का, इवन इन कंसोलिडेटेड, तो आप उनको सिर्फ उसके रीजंस को आप यहां पे लिख दोगे, उस पॉइंट को बोल दोगे, तो चेक तो सारा ही करना पड़ेगा। यहां पे बेटा हमारा पैरा 3 खत्म होता है। एक छोटा सा पैरा 4 है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट उतना आज तक तो नहीं आया, आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि बाकी धुरंधर बहुत पड़े हैं। फिर आईसीआई बेटा कुछ भी कर ले कि अगर आपका आंसर टू पैरा 3 इज अनफेवरेबल किसी भी पॉइंट का, ठीक है, तो मस्ट स्टेट द बेसिस पॉइंट 4 पैराग्राफ 4 में किसी भी क्लॉज का अगर आपका आंसर सही नहीं है तो पैराग्राफ 4 में बताओगे। इफ अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन स्टेट द फैक्ट एंड द रीजंस कि आप क्यों नहीं बता पा रहे हो। अराउंड 1 घंटे के अंदर अपन लोगों ने चैप्टर 8 को रिकॉल किया है बेटा। चैप्टर 8 जो जो 8 से 12 मार्क्स आएगा। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी चैप्टर है। 1 घंटे में हम लोगों ने इसीलिए सारे मेन टॉपिक्स को अपन ने रिफ्रेश कर लिया। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई एक टॉपिक सर मुझे दिमाग में नहीं बैठ रहा, याद नहीं आ रहा कौन सा था, बेटा रेगुलर या अपनी कॉपी खोल या फास्ट ट्रैक खोल, किसी में भी जो भी तेरे पास एक्सेस है। अगर फास्ट ट्रैक एक्सेस है मैं तो हमेशा आपको बोलूंगा फास्ट ट्रैक चेक करो, अगर है आपके पास। फिर रेगुलर में जितना डिटेल की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार भी रेगुलर किया हुआ है ना बेटा, फिर वापस रेगुलर से जरूरत नहीं है। मेरे फास्ट ट्रैक अपडेटेड है, आप सिर्फ उससे कर सकते हो। कोई भी वो ही पॉइंट जो अभी वन शॉट से देख के आपको याद नहीं आया, इस स्ट्रैटेजी से आपको ऑडिट की तैयारी करनी है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट। जल्दी से हमने पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहो और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।